जय हिंद साथियों। हम लोग एक नई पुस्तक जो राजस्थान बोर्ड की किताब 2026 की का एडिशन है। हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3 है। ये भाग 2 कक्षा 7 में लगता है और भाग 1 कक्षा 6 में लगता है। तो हमने भाग 3 से शुरुआत करी है क्योंकि थोड़ा इसका स्तर अच्छा है। तो हम भाग 1 की को भी पढ़ेंगे, भाग 2 को भी पढ़ेंगे, लेकिन हम भाग 3 से शुरू कर रहे हैं। अपनी कक्षा 10 की वो अलग से चल रही है। तो हम धीरे धीरे करेंगे। जिनको पेशेंस हो वही हमसे जुड़े, बाकी जिनको पेशेंस नहीं हो वो भले ही नहीं जुड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लाइनों के साथ हम ये क्लासेज शुरू कर रहे हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 18वीं सदी का राजस्थान। तो 18वीं सदी का राजस्थान कैसा था, क्या था, इसके बारे में हम देखेंगे। और जो लाइन में अंडरलाइन करूं, मैं इंपॉर्टेंट बोलूं, उस पर आपको फोकस करना है। और आपको जो पेपर हो रहे हैं वो सारे पेपर साथ ही साथ में देखने हैं। क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सही नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको मेरे से पढ़ने से या किसी और से पढ़ने का कोई उचित ही नहीं है। अगर भाई क्वेश्चन ही नहीं हो रहे तो फिर टाइम क्यों खराब करना। तो हम शुरू कर रहे हैं 18वीं सदी का राजस्थान। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया। तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। जब तक औरंगजेब का राज था तब तक उत्तर भारत में उनका अच्छा कब्जा था, लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में अपना राज्य विस्तार करने की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा व गुजरात पर आक्रमण करने लगे। और इन्होंने मालवा और गुजरात पर आक्रमण कर दिया। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। मालवा और गुजरात की सीमाएं राजस्थान से लगती थी, तो यहाँ तक मराठे आ गए तो इन्हें डर था कहीं हम पर भी हमला ना हो जाए। तो इनके लिए ये चिंता का विषय बन गया। और 1711 में मराठों ने मेवाड़ में आखिरकार प्रवेश कर ही लिया। तो पूछ लें, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने प्रवेश कहाँ पर किया, तो मेवाड़ में। कब किया, 1711। तो मेवाड़ और 1711 ध्यान में आपको रखना है। फिर 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज यानी मराठा झंडा अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। इन्होंने मन में दृढ़ इच्छा कर ली कि मराठा ध्वज में अटक से लेके कटक तक फहराऊंगा। तो ये इनका लक्ष्य था, इनका टारगेट था। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कब किया इन्होंने, 1720 में किया। और उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 में मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण कर दिया। और 1726 में मराठों ने कोटा और बूंदी पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ये भयभीत तो थे पहले राजस्थान के शासक कि भाई मालवा तक आ गए, गुजरात तक आ गए, तो अब हमसे ज्यादा दूरी नहीं है। तो 1726 में मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर लिया। और 1728 में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो शासक थे उन्होंने मराठों को बोला, भैया आप आक्रमण मत करो, हम आपको खिराज देंगे, टैक्स देंगे। ठीक है साथियों। फिर 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। ये मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। पहले तो ये थे, लेकिन अब राजनीति में भी हस्तक्षेप कर लिया। वो भी इनको बुलाया था मराठों को। किसने बुलाया था, सवाई जय सिंह का नाम आपने सुना होगा। इनकी बहन थी कच्छावा रानी। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा 10th में। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो अकॉर्डिंग टू इस किताब में है उसकी बात करेंगे। तो मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप पूछ ले तो हस्तक्षेप इन्होंने बूंदी के जो शासक थे बुद्ध सिंह, इनको पुनः शासक बनाकर किया था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। यानी जब बूंदी में मराठों का हस्तक्षेप हो गया तो यहाँ के शासक भयभीत होने लगे कि अब हमारी भी खैर नहीं है, मराठा यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। तो कुल मिला के हुरडा सम्मेलन हुआ इन सब से डर के कि मराठों को किस तरह रोका जाए। तो जो ये इतने घटनाक्रम हुए उन सबको रोकने के लिए हुरडा में एक सम्मेलन होता है। और हुरडा कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। ठीक है साथियों। हुरडा पूछ ले, हुरडा कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा एक जिला है जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। और यह सूती वस्त्र की पहली मिल खुली थी, द कृष्णा मिल्स 1889 में। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कुल मिला के हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, इसमें ये लाइन आपके काम की है कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया, छत्रपति शिवाजी ने किया। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने 1711 में मेवाड़ में प्रवेश किया। पूछ ले, मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश किया, मेवाड़ में। फिर 1720 में पेशवा बाजीराव ने एक शपथ ली कि मैं मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराऊंगा।
फिर 1726 में मराठों ने कोटा बूंदी पर भी आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने खेराज देना एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हम आपको खेराज देंगे, टैक्स देंगे। और 22 अप्रैल 1734 को मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुणे वहां का शासक बना दिया और राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप कर लिया, और ये प्रथम हस्तक्षेप माना जाता है। और शासक दूसरे थे वो बेबीत होने लगे। तो इन सब से डरकर राजपूतों ने एक सम्मेलन किया हुरडा में। ठीक है, तो अब हम हुरडा सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है सम्मेलन के बारे में, फिर भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो हुरडा सम्मेलन, सबसे पहले पता रखना आपको हुरडा कहाँ पर है। हुरडा भीलवाड़ा में जगह है, भीलवाड़ा जिला है, हमने अभी बात करी है। ठीक है साथियों, फिर पूछेंगे हुरडा सम्मेलन का आयोजन किसने किया। तो आयोजन किया था सवाई जय सिंह ने। जयपुर का जो सवाई जय सिंह था, जयपुर का सवाई जय सिंह था, उसने हुरडा सम्मेलन का क्या करा, आयोजन करा था। और इस टाइम मेवाड़ के शासक हुआ करते थे संग्राम सिंह। कौन हुए थे, संग्राम सिंह द्वितीय थे। लेकिन सम्मेलन से पहले इनकी हो जाती है डेथ, तो इसलिए जगत सिंह द्वितीय को इस सम्मेलन की अध्यक्षता करनी पड़ती है। तो हम आप पढ़ रहे हैं हुरडा सम्मेलन। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया। यानी मराठों की शक्ति बढ़ रही थी, उसे रोकने के लिए राजस्थान के जो राजपूत राजा थे, उन्होंने डर के मारे कि किस तरह मराठों को रोका जाए, तो आपस में एक निर्णय लें, इसके लिए हुरडा में एक सम्मेलन बुलाया 17 जुलाई 1734। ये डेट आपको याद रखनी है और ये डेट इंपॉर्टेंट है। कई परीक्षा में ये डेट पूछी गई है और आगे भी पूछी जाएगी जब तक एग्जाम होते रहेंगे। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जनशाल आदि शासकों ने भाग लिया। तो इन शासकों का भी नाम आपको ध्यान में रखना है भी कौन सा शासक इसमें नहीं आता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो मिलान वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के हुरडा कहाँ है, भीलवाड़ा में। आयोजन किसने किया, सवाई जय सिंह ने। और जब इसकी योजना बनी तब संग्राम सिंह द्वितीय इसके मतलब अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, यानी ये थे मेवाड़ के शासक, लेकिन इनकी हो जाती है मृत्यु। फिर मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय ये अध्यक्ष बनते हैं, और आमेर के जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जनशाल आदि शासकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। अब सम्मेलन हो गया, सम्मेलन में कुछ चीजें फिक्स हुई होगी, उसकी हम बात कर रहे हैं। इस सम्मेलन में एक अहदनामा यानी एक संधि पत्र या तैयार किया गया था, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। जितने भी राजपूत शासक हैं सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। पहली शर्त तो ये हुई। फिर दूसरी, एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु और मित्र होगा। दूसरी शर्त ये होगी, कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। तीसरी शर्त ये होगी, वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे। चौथी ये होगी। रामपुरा कहाँ है, मालवा में था उस टाइम, लेकिन मालवा में था, लेकिन मालवा वैसे तो एमपी में पड़ता है, लेकिन उस टाइम में मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आता था। और ये मराठाओं का ये प्रवेश द्वार था, मराठे यहीं से प्रवेश कर सकते थे, क्योंकि मालवा और गुजरात पर आक्रमण कर दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना कि रामपुरा पर में एकत्रित होंगे और सीधा हमला बोलेंगे मराठों पर, ऐसी इनकी योजना थी। ठीक है, किंतु ये सभी शर्तें कागजों तक सीमित रहकर रह गई, इसकी कोई पालना नहीं हुई। ये सारी शर्तें सिर्फ कागजों में रह गई, इसकी पालना नहीं हुई, क्योंकि सबके अपने अपने हित थे और सब अपने हिसाब से सोच रहे थे। तो ये धरातल पर नहीं उतरा ये सम्मेलन। तो कुल मिला के सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार हुआ। इसमें क्या निश्चय हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, यानी सारे एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु है मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे, और कोई भी नई योजना सब मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के बाद सभी कहाँ एकत्र होंगे, रामपुरा मालवा में। लेकिन ये शर्तें कागजों तक सीमित रहेगी, इसकी पालना नहीं हुई। और सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में हुआ। आयोजन सवाई जय सिंह ने किया, अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करी। ये भी आपको साथियों ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आगे देखो। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे। जितने भी राजपूत शासक थे वो जाति, भाषा, रीति रिवाज और परंपरा की दृष्टि से समान थे। फिर भी उनमें एकता का अभाव था, लेकिन एक नहीं थे, उनमें एकता नहीं थी। आमेर के सवाई जय सिंह की उदासीनता वे निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। यानी जो आमेर के सवाई जय सिंह थे, जिन्होंने इसका आयोजन किया था, वो उदासीन हो गए और निर्णयों की अस्पष्टता थी। तो मराठों के विरुद्ध जो ये नीति बनी थी, जो सम्मेलन हुआ था, वो असफल हो गया, कागजों तक ही रह गया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। यानी इससे क्या हो गया, मराठे बराबर राजस्थान में एंट्री कर रहे थे। अगर ये सम्मेलन धरातल पर आता तो हो सकता था मराठों को आगे एंट्री नहीं मिलती।
पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेजा। यानी पेशवा जो बाजीराव था उन्होंने राजस्थान को जानना चाहा कि भाई माता को भेज रहा हूँ, देखते हैं क्या उनका रेस्पॉन्स रहता है, भाई शांति रहती है नहीं रहती है। तो जब भी राधाबाई यहाँ पर आई तो राजपूत शासकों ने इनका जोरदार भव्य स्वागत किया था। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए। 1736 में पेशवा बाजीराव राजस्थान खुद आ गए और यहाँ से चौथ वसूल की। चौथ एक टैक्स होता है, वसूल करी किसने? पेशवा बाजीराव ने। तो ये हुरडा सम्मेलन था तो जो हमने पढ़ा था। और ये माता राधाबाई का भी ध्यान में रखना, 1735 में पेशवा बाजीराव ने भेजा अपनी माता को। जब वो सकुशल वापस आ गई तो 1736 में खुद आए और यहाँ से चौथ यानी कोई टैक्स वसूल किया था पेशवा बाजीराव ने। ठीक है साथियों, तो ये था अपना हुरडा सम्मेलन। तो कुल मिला के इसमें जो हमने पढ़ा वो आपको ध्यान में रखना। एक बार हम इसे और देख लेंगे। फिलहाल एक ये और देख लेते हैं, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। ये भी हमने पढ़ रखा है। राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठों की भूमिका, यानी राजस्थान का जो उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था उसमें मराठों की क्या भूमिका है। 18वीं सदी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। यानी 18वीं शताब्दी में राजस्थान के जो राजपूत शासक थे आपस में लड़ने लगे कि मैं राजा बनूंगा। कई शर्तें भी पहले हो रखी थी, तो लड़ना भी वाजिब था। ये कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। उत्तराधिकार संघर्ष हुआ तो तीसरा तो बीच में आएगा ना, तो मराठे तीसरे थे। पहले हम पढ़ेंगे जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकौरी बाई का विवाह सोई जय सिंह के साथ 1708 में इस शर्त पर हुआ। 1708 में एक समझौता होता है जिसे देवारी समझौता कहा जाता है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ही देखेंगे। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय थे, इनकी पुत्री चंद्रकौरी बाई थी। इनका विवाह सोई जय सिंह के साथ 1708 में हुआ और उसमें एक शर्त थी कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर की सिंहासन पर बैठेगा, चाहे वे छोटा ही क्यों ना हो। ये शर्त रखी। तो 1743 में सई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है और तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रबाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दे दी। यानी बड़ा पुत्र था ईश्वरी सिंह, ये शासक बनता है, लेकिन इसको चुनौती दे देता है कौन? माधो सिंह। क्योंकि माधो सिंह का तो चुनौती देना स्वाभाविक था, क्योंकि जो समझौता हुआ था देवारी वाला 1708 में जब इसकी शादी हुई थी तो पहले फिक्स हो गया था कि इससे उत्पन्न पुत्र ही शासक बनेगा। तो इसने अपने मामा कौन था? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो इसकी हेल्प से जो इसका ज्येष्ठ पुत्र था सवाई जय सिंह का, ईश्वर सिंह, उसको क्या दे दी? चुनौती दे दी। मराठा सरदार मल्हारराव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। और मराठा सरदार कौन था? मल्हारराव होलकर था। उन्होंने किसका पक्ष लिया? माधो सिंह का। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध में, कौन से युद्ध हुए? एक तो राजमहल का युद्ध हुआ, एक बगरू का युद्ध हुआ। राजमहल का युद्ध कब हुआ? 1747 में। कब हुआ? 1747 में। बगरू का युद्ध कब हुआ? 1748 में। ठीक है, दो युद्ध होते हैं। और राजमहल टोंक में एक जगह है। राजमहल कहाँ है? टोंक में एक जगह का नाम है। और ये बगरू ये जयपुर के आसपास ही है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। और दोनों में ईश्वर सिंह विजय हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं लिख रखा है कि बगरू के युद्ध में माधो सिंह विजय होता है और कहीं कहीं ये लिख रखा है ईश्वर सिंह विजय होता है। तो आपको माधो सिंह याद रखना है, क्योंकि ईश्वर सिंह अपने जो इनके वो थे, मुझे युद्ध जीत के ये चीज हासिल करनी है, तो अपने उन चीजों में ये सफल नहीं हो पाया, इसलिए माधो सिंह की विजय मानी जाती है। कई किताबों में मैंने देखा है। ठीक है साथियों, बगरू के युद्ध हुए और अपने सेनापति हरगोविंद नटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। और ये जो राजमहल का युद्ध हुआ था ना, इस टाइम में इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह ने एक सरगासुली या ईश्वर लाट बनाई थी। क्या बनाई थी? सरगासुली या ईश्वर लाट का निर्माण करवाया था ईश्वर सिंह ने, सरगासुली ईश्वर लाट। और जब 1748 में युद्ध हुआ था तो इसमें ये अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया और मराठे उधर से और परेशान कर रहे थे, क्योंकि जो युद्ध हुए थे तो उन्होंने हेल्प करी थी तो पैसे मांग रहे थे। परेशान होकर इसने आत्महत्या कर ली। कई जगह लिखा है इसने जहर खा लिया, तो कई जगह ये लिख रखा है कि इससे कूद कर इसने आत्महत्या कर ली। किसने? ईश्वरी सिंह ने। ठीक है साथियों, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। और ईश्वरी सिंह ऐसा एकमात्र राजा जिसका अंतिम संस्कार गेटोर में नहीं हुआ, क्योंकि जयपुर के जो भी शासक है ना, उनका अंतिम संस्कार गेटोर में हुआ। गेटोर की छतरियां आपने सुना होगा। तो ईश्वर सिंह का अंतिम संस्कार गेटोर में नहीं होकर जैन निवास उद्यान में हुआ। कहां पर हुआ? पूछ ले आपसे, जैन निवास उद्यान में इसका अंतिम संस्कार हुआ ईश्वरी सिंह का। ईश्वर है तो ईश्वर तो कहीं भी
हो सकता आ सकता है ना। तो ये ईश्वरी सिंह जैन निवास उद्यान में इनका अंतिम संस्कार हुआ। याद रखने के लिए कुछ ट्रिकें बनानी पड़ती है। ये सरगासुली या इसे ईसर लाड भी कहते हैं, ठीक है। सरगासुली या ईसर लाड, इसमें 7 स्तंभ थे। कितने थे? 7 स्तंभ थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसने बनवाई? ईश्वरी सिंह ने, राजवेल युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है साथियों। तो ये था जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, जो माधो सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य चलता है। और बाद में किसने, ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली और माधो सिंह शासक बन गया। फिर माधो सिंह ने भी मराठों को सबक सिखाने के लिए वो कत्लेआम करवाया था, हमने पढ़ा था। तो वो बाद की बातें हैं। तो अभी हमें इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। तो अब आगे है जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। जैसे जयपुर में मराठों ने हस्तक्षेप किया, कैसे? जैसे मल्हार होलकर ने इनकी सहायता करी ना माधो सिंह की, तो उसी भांति जोधपुर में भी इन्होंने हस्तक्षेप किया। वहां भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। जोधपुर में राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य क्या हो गया? उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। दोनों ने मराठा सहायता के प्रयास में जुड़ गए और दोनों ही मराठों की हेल्प लेने के लिए जुड़ गए। पेशवा सिंधिया व होलकर के हाथ से बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया और लास्ट में राम सिंह को आधा राज्य मिल गया और मारवाड़ का विभाजन नहीं हुआ। अभी तो उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई, व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई, मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने में सहमत नहीं थे। तो इनके मध्य राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य एक युद्ध होता है, पहले लूणे का युद्ध। राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य कौन सा युद्ध होता है? लूणी का युद्ध होता है, जो 1750 में। कब होता है? 1750 में, जिसमें ये भक्त सिंह जीत जाता है। कौन जीत जाता है? लूणी के युद्ध में ये भक्त सिंह जीतता है। फिर बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर राम सिंह और विजय सिंह, भक्त सिंह का पुत्र होता है विजय सिंह, उनके मध्य एक मेड़ता का युद्ध होता है 1754 में। राम सिंह और विजय सिंह का, इसका भक्त सिंह का पुत्र है विजय सिंह, इनके मध्य युद्ध होता है, जिसमें युद्ध का नाम है मेड़ता का युद्ध। और जिसमें कौन जीता है? जिसमें ये राम सिंह जीत जाता है और राम सिंह को आधा भाग भी मिल जाता है। लेकिन मारवाड़ का विभाजन हो जाता है, तहस नहस हो जाती है मारवाड़ का। बाकी आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान में रखना है। जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य चला। फिर भक्त सिंह का पुत्र हुआ कौन? विजय सिंह। एक युद्ध जो लूणी का युद्ध है 1750 में, वो राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य होता है। और मेड़ता का युद्ध 1754 विजय सिंह और राम सिंह के मध्य होता है। पहला युद्ध में भक्त सिंह जीत जाता है, दूसरे युद्ध में राम सिंह जीत जाता है मेड़ता के युद्ध में। यह आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष 1761 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु से हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। यानी 1761 में किसकी? राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और इसका चाचा होता है हरि सिंह। राज सिंह का चाचा है हरि सिंह, इसको मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ की गद्दी के भी दो दावेदार हो गए। एक तो हरि सिंह तो है ही है और दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास की। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा। भाई दो भाई लड़ रहे हैं तो तीसरा आएगा ही आएगा। तो मराठों का हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। और राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा। फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। आपस में लड़ रहे थे और मराठा बीच में आ रहे थे, आधे उनकी तरफ आधे इनकी तरफ, ऐसे चल रहा था और राज्य का नाश होने लगा। ठीक है साथियों, तो मेवाड़ का उत्तराधिकार संघर्ष पूछ ले तो ये आपको ध्यान में रखना है। हरि सिंह और रतन सिंह के मध्य हुआ था और ये राज सिंह का चाचा था हरि सिंह। ठीक है साथियों, ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अंग्रेजों की संज्ञा। ये हो गए, मराठों से परेशान थे, राजपूत शासक परेशान थे, तो लास्ट में क्या करें? अंग्रेज एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे थे, तो इन्होंने सोचा अंग्रेजों से हेल्प ली जाए और मराठों को रोका जाए। सम्मेलन किया, उड़ा, लेकिन नहीं सेट बैठा। अब अंग्रेज थे तो अब इनसे बात होती है। आगे देखो, मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। अब कह रहे हैं मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। मराठों द्वारा जो फैलाई गई अराजकता थी, जिसे राजपूत शासकों, सामंतों और प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव था और अव्यवस्था फैली तो अंग्रेजों का झुकाव था राजस्थान की तरफ कि अब हमें अच्छा मौका मिल रहा है, अब हम यहाँ पर जा सकते हैं। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने को उत्सुक हुए। और जब मराठे ये फैला रहे थे ना अराजकता, तब राजपूतों ने, इन्होंने, अंग्रेजों ने कहा भाई हम आपका भला करेंगे, हम आपकी
हेल्प करेंगे। अतः अतः 1817 में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार को संधियां करनी शुरू कर दी और इन्होंने संधियां करनी शुरू कर दी कि हम आपकी हेल्प करेंगे। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को, अब देखो संधियां दो तरह की थी। एक तो सहायक संधि, जो ये शुरू है ना, शुरू वाली संधियां तो सहायक संधियां थी, हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर दूसरी संधियां होती है 1817 और 18 में अधीनस्थ पार्थक्य की संधि, यानी आप हमारे अधीन रहोगे। एक तो सहायक संधि, हम आपका सपोर्ट करेंगे, और दूसरी संधि थी अधीनस्थ पार्थक्य की संधि, यानी हम कंट्रोल हम आपको करेंगे लेकिन इसमें हम हेल्प करेंगे। जो ये 1803 वाली संधि है, तो कई बार कंफ्यूजन होती है। तो जो 1803 वाली संधि थी ना, कि राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली, तो ये सहायक संधि थी। ठीक है, तो 1803 में ये सहायक संधि थी, लेकिन अधीनस्थ पार्थक्य की संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य करौली था, जो 9 नवंबर 1817 करौली राज्य था। इसका शासक था हरबख्शपाल। कौन था? हरबख्शपाल। इन्होंने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये थी अधीनस्थ पार्थक्य की और ये थी सहायक संधि। ठीक है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। 1818 तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया, और 1818 तक सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी। पूछ ले, सिरोही ने संधि क्यों नहीं करी शुरू में? क्योंकि मारवाड़ राज्य विरोध कर रहा था। एवं 1823 में संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1823 में जो संधियां शुरू हुई अधीनस्थ पार्थक्य की, उसमें सिरोही ने लास्ट में संधि करी, और अधीनस्थ पार्थक्य में पहले संधि करौली ने करी थी। और सिरोही का शासक उस टाइम कौन था? 1823 में शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह। इसने साइन किए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई। एक बार और बता दूं, संधियां दो तरह की थी, एक तो सहायक संधि, दूसरी अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। तो सहायक संधि करने वाला पहला था भरतपुर। कौन था? भरतपुर। अधीनस्थ पार्थक्य की संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था कौन सा? हरबख्शपाल। वो भी कहाँ का? करौली का। ठीक है, करौली। वहां करौली आएगी। 1817-18 की बात आ जाए तो करौली, 1802-3 की बात आ जाए तो भरतपुर। लास्ट संधि सिरोही ने करी, भले कोई भी बात आ जाए। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से आपके ये कवर हो गया होगा और कंफ्यूजन भी दूर हुआ होगा। अब संधियों के परिणाम क्या हुए? संधियां तो हो गई, तो इनके परिणाम भी होंगे ना। तो अब आगे देखो, एक बात और ध्यान रखना, जो ये 1803 में संधि हुई थी ना, इन्होंने संधि करी कि हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन रणजीत सिंह था भरतपुर का शासक, उसने होलकर होलकर था एक शासक, उसको शरण दे दी थी रणजीत सिंह ने। तब ये संधियां अप्रभावी हो गई थी 1803 वाली। ठीक है, बाद में नई तरह से संधियां की गई थी 1817-18 में। ठीक है साथियों, तो अब परिणाम देखो। 1817-18 की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और जो संध्या हुई 1817-18 में, अंग्रेजों को जो खिराज दिया जा रहा था, देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया, लेकिन को पैसे नहीं दे रहे, तो आंतरिक मामलों में ये हस्तक्षेप करने लगे। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेष अधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। अंग्रेजों ने शासकों को बोला, जो भी आपके सामंत है उनके विशेष अधिकार समाप्त करो, उनकी शक्ति को नष्ट करो। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया, और राजस्थान में ईसाई मिशनरी आ गए तो इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। इसकी जन साधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 के संग्राम में परिवर्तित हुई। किस तरह 1857 की पृष्ठभूमि बनी है, जो हमने ऊपर पढ़ा है, इन सब के बाद 1857 की अच्छी पृष्ठभूमि बनती है। मेरे हिसाब से अच्छे से आपके कवर हुआ होगा, और मैंने कोशिश करी है। कुछ शब्द हैं: एहदनामा, इकरारनामा या समझौता प्रपत्र। चौथ, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर। चौथ, खिराज, कृषि भूमि पर लगने वाला कर। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में हम देखेंगे, क्वेश्चन देखना जरूरी है। निम्न में से हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? बताओ। महाराणा जगत सिंह द्वितीय। पहले कौन करने वाले थे? संग्राम सिंह द्वितीय, लेकिन उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया किसने किया? शिवाजी ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किसने संधि करी? भरतपुर ने। लास्ट में सिरोही ने। दोनों संधियों में लास्ट सिरोही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन कम है। मेरे पास जो किताब थी उसमें क्वेश्चन ज्यादा थे,
कोई ना नेक्स्ट टाइम जो मेरे पास किताब है उससे देखेंगे, उसकी पीडीएफ बनाएंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन अच्छे थे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी इस किताब में क्वेश्चन कम है क्योंकि शायद ये मार्केट वाली किताब है, तो अब मैं स्कूल से किताब लूंगा, उसकी पीडीएफ बना के आपको सोल्व करूंगा। मेरे हिसाब से उससे आपको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले लेसन के साथ। जय हिंद, जय भारत।